एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सिविल पांडा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सोक्रेटिस को पढ़ा, उस सोक्रेटिस की फिलोसॉफी को इन डिटेल जाके देखा कि सोक्रेटिस की फिलोसॉफी है क्या। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिलोसॉफर है वो है सर प्लेटो। नाउ इस क्लास में हम लोगों को प्लेटो की क्या फिलोसॉफी है सर, प्लेटो की अर्ली लाइफ क्या थी सर, कौन कौन से इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये सब चीजें देखनी है। इससे पहले यदि आप लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, जाइए और एक बार उन क्लासेस को देखिए, तब जाकर आपको प्लेटो जो है इजीली समझ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो देखिए आज की क्लास में लोगों को प्लेटो पढ़ना है सर, और प्लेटो में भी एज अ थिंकर और एज अ फिलोसोफर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। सो देखिए 2 मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है अर्ली लाइफ ऑफ प्लेटो कि सर इनकी इनिशियल लाइफ कैसी थी, या फिर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है सिंपली प्लेटो, जिसको 2-3 लाइंस में आपको क्या करना रहेगा, आंसर करना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, कौन कौन से इनकी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स थी सब। नेक्स्ट फिलोसॉफी ऑफ प्लेटो, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द क्लास। व्हाट इट मींस सर, देखिए हम लोग फिलोसॉफी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्लेटो की अर्ली लाइफ उनकी बुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है प्लेटो की फिलोसॉफी क्या थी सर, ठीक है। सो प्लेटो की फिलोसॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। लास्टली हम लोग प्लेटो को इवेल्युएट करेंगे कि सर आज इनके टीचिंग्स का कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, कि प्लेटो ने इतनी बातें सब ऐसे ही कह दी सर, उसका आज तो कोई रिलेवेंस है ही नहीं। लास्ट में क्या कर लेंगे हम लोग, प्लेटो को इवेल्युएट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द अर्ली लाइफ ऑफ प्लेटो। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा होगा कि सर प्लेटो सोक्रेटिस के क्या थे, डिसाइपल थे, और जब सोक्रेटिस को डेथ पनिशमेंट दे दी गई उसके बाद में प्लेटो एथेंस छोड़कर भाग गए थे या एथेंस से बाहर चले गए थे। बट अल्टीमेटली प्लेटो वापस एथेंस आते और एथेंस में आकर ही अपनी क्या करते हैं, अपनी फिलोसॉफी का काम करते हैं। वहां आकर के एक वेस्टर्न वर्ल्ड का फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करते हैं, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, विच इज द एकेडमिया और द अकेडमी, ठीक है। सो आइए देखते हैं कि प्लेटो की सर अर्ली लाइफ क्या थी। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी ऑल नो ही वाज अ ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर सर। प्लेटो कौन थे, तो प्लेटो वाज अ ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, टीचर ऑफ एरिस्टोटल एंड स्टूडेंट ऑफ और डिसाइपल ऑफ सोक्रेटिस। मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था कि वेस्टर्न वर्ल्ड में एक गुरु शिष्य परंपरा की बहुत बड़ी लेगेसी है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल सर, ठीक है। गुरु यदि महान था तो उनके टीचर उनके स्टूडेंट या शिष्य उनसे भी महान हुए। इन तीनों के ही रूप में आप इस बात को चरितार्थ होते हुए देख सकते हैं। तो क्या लिखना है हम लोगों को, सेकंड पॉइंट, टीचर ऑफ एरिस्टोटल एंड स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस सर। ध्यान रखिएगा प्लेटो एज इट इज आपको क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्कर और 3 मार्कर में लिखने के लिए। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ द एकेडमी, जैसा कि मैंने बताया दिस इज द फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। कहां पर फाउंड किया था सर इसको, कहां पर फॉर्म किया था इसने ये इंस्टीट्यूट जो था वो फाउंड किया था एथेंस में। ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां से अगेन आपको एक 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है द एकेडमी, तो आपको सिंपली लिखना है इट्स एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फाउंडेड बाय प्लेटो इन एथेंस। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, कि सर वेस्टर्न वर्ल्ड का या पूरे पाश्चात्य जगत का क्या था सर, ये पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था जो कहां पर खोला गया था सर, तो एथेंस में। किसके द्वारा, तो सर प्लेटो के द्वारा। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लेटो से रिलेटेड, प्लेटो इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी। देखिए वेस्टर्न फिलोसॉफी की जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो मानी जाती है सोक्रेटिस से। नाउ ऐसा नहीं था कि सर सोक्रेटिस से पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में फिलोसॉफी नहीं की जा रही थी, या लोग सोचने समझने का काम नहीं करते थे, बट उतने सिस्टमेटिक वे में किसी ने भी फिलोसॉफी करने की कोशिश नहीं करी थी। सोक्रेटिस वाज द फर्स्ट जिसने एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे में क्या किया, फिलोसॉफी करना स्टार्ट किया। दैट इज व्हाई हम लोग उसको फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी कंसीडर करते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल फिलोसॉफी, तो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी किसे कहा जाता है सर, प्लेटो को कहा जाता है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, प्लेटो को कहा जाता था सर अफलातून। नाउ अब ये तो ही सर अर्ली लाइफ की बात प्लेटो से रिलेटेड, जो कि 2 मार्कर और यूपीएससी पॉइंट ऑफ देखे तो 3 मार्कर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ इंपॉर्टेंट बुक्स में कौन कौन सी बुक्स हैं, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ प्लेटो इज द रिपब्लिक, जिससे पीसीएस ने एमपीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, द रिपब्लिक सर।
नेक्स्ट है द स्टेट्समैन, थर्ड वन इज द सोफिस्ट, फोर्थ है द लॉस एंड द लास्ट वन इज अपोलॉजी। देखिए यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि सर सोक्रेटिस से रिलेटेड कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है। सो प्लेटो की जो ये राइटिंग्स हैं इन्हीं में कहीं ना कहीं हम लोगों को सोक्रेटिस का जो मेंशन है वो मिलता है, या सोक्रेटिस इन्हीं की राइटिंग्स में मेंशन्ड है। नाउ अब देखिए हम लोगों ने देखा था कि सोक्रेटिस सर फिलोसॉफी करने के लिए एक मेथड यूज करते थे, मेथड ऑफ डायलॉग, जिसमें क्वेश्चन आंसर के थ्रू क्या करते थे, उस अल्टीमेट नॉलेज तक पहुंचने की कोशिश किया करते थे। नाउ सोक्रेटिस की एक मेथड थी सर फिलोसॉफी करने की, व्हिच इज डायलेक्टिकल मेथड। कहां से पता चला हम लोगों को? प्लेटो की राइटिंग से। तो ध्यान रखिएगा कि प्लेटो की जो फिलोसॉफी की मेथड थी वो भी क्या हो जाएगी सर हम लोगों की डायलेक्टिकल मेथड। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, एज आई टोल्ड यू कि सर द रिपब्लिक प्रीवियसली पूछा गया एग्जाम में, तो द रिपब्लिक यदि आ जाता है आपको तो आपको क्या लिखना है, द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ प्लेटो। किसकी राइटिंग और बुक है सर? ये तो प्लेटो की बुक है। नेक्स्ट लिखिएगा, द सेंट्रल थीम ऑफ द बुक इज थियरी ऑफ स्टेट एंड जस्टिस। देखिए प्लेटो का अल्टीमेट मोटिव जो था वो था सोसाइटी में जस्टिस स्टैब्लिश करना, एंड फॉर स्टैब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस उसने क्या किया, एक आइडियल सोसाइटी और एक आइडियल स्टेट क्रिएट किया था, तब जाकर उस स्टेट में उसने जस्टिस स्टैब्लिश करने की कोशिश करी थी। दैट इज व्हाई हम लोग क्या बोल रहे हैं कि द सेंट्रल थीम ऑफ द बुक इज थियरी ऑफ स्टेट एंड जस्टिस। एक आइडियल स्टेट को फॉर्म करके उसमें क्या स्टैब्लिश करना है, आपको जस्टिस स्टैब्लिश करना है। ये क्या था सर? द रिपब्लिक का सेंट्रल थीम था। क्लियर है? नाउ चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सब, नेक्स्ट क्या पढ़ना है हम लोगों को। सो देखिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, टॉक अबाउट द फिलोसॉफी ऑफ प्लेटो। क्या डिस्कस करने वाले हम लोग? फिलोसॉफी ऑफ प्लेटो। अब देखिए प्लेटो की सर नंबर ऑफ फिलोसॉफीज हैं, तो क्या सारी ही फिलोसॉफीज हम लोगों को पढ़ना है क्या? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि सर हम लोग पढ़ रहे हैं फिलोसॉफी और एथिक्स, ठीक है, पेपर 4। अब इसमें बेसिकली हम लोग उन्हीं फिलोसॉफीज को पढ़ेंगे जिसमें कहीं ना कहीं एथिकल या फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स होते हैं इनके। सो कौन कौन सी सर? सो द वेरी फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी ऑफ प्लेटो इज थियरी ऑफ फॉर्म्स या फिलोसॉफी ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं? द नेक्स्ट वन इज थियरी ऑफ स्टेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक आइडियल सोसाइटी की स्थापना करके उसमें जस्टिस का स्टैब्लिशमेंट करना। तो यहां पर एक आइडियल स्टेट फॉर्म करेंगे और उसमें क्या स्टैब्लिश करना है अपन को? जस्टिस। नाउ प्लेटो कहते हैं कि एक आइडियल सोसाइटी के स्टैब्लिशमेंट के लिए या उसको गवर्न करने के लिए हम लोगों को किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? एजुकेशन की। क्योंकि जब तक कोई एक इंडिविजुअल को आप एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक वो स्टेट में रहने लायक नहीं बनेगा, स्टेट को रूल करने लायक नहीं बनेगा। नाउ इसके बाद में प्लेटो अगेन एक इंपॉर्टेंट थ्योरी देते हैं अपने स्टेट में गार्जियन क्लास के लिए स्पेशली। नाउ वी विल सी कि गार्जियन क्लास क्या होती है सर। सो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। नेक्स्ट है एथिक्स ऑफ प्लेटो। सर प्लेटो की जो फिलोसॉफी या थ्योरी है उसमें कौन कौन से एथिक्स आते हैं, या इसमें एथिक्स क्या है। नाउ लास्टली हम लोग देखेंगे द फिलोसॉफी ऑफ आइडियल किंग, जिसको अल्टीमेटली हम लोग रिलेट करेंगे विद द थ्योरी ऑफ स्टेट और फिलोसॉफी ऑफ एन आइडियल स्टेट। सेम आपको ध्यान रखना, यही क्या था प्लेटो का आइडियल स्टेट। सो द थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट और फिलोसॉफी ऑफ स्टेट सर। नाउ देखिए हम लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी फिलोसॉफीज और इतनी थियरीज तो पढ़ना ही है सब, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ प्लेटो इज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। यदि आप थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को अच्छे से समझ जाइएगा तो आपको सारी फिलोसॉफीज जो है प्लेटो की वो कहीं ना कहीं इजी लगने लगेगी। क्यों और कैसे होगा? तो पहले हम लोग थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं, देन उसके बाद में हम लोग आएंगे कि सर अदर फिलोसॉफीज ऑफ प्लेटो है क्या सर। सो यहां पर आप लोग कुछ एप्पल देख पा रहे हैं। अब यहां पर एप्पल क्यों लगा है सर आपने? तो यहां पर एप्पल लगाने का सीधा सा मतलब है कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फिलोसॉफी ऑफ फॉर्म्स। प्लेटो की फिलोसॉफी ऑफ फॉर्म्स के यदि मैं जनरली आपसे डिस्कस करूं या बताना चाहूं तो प्लेटो का कहना है अल्टीमेटली कि इस वर्ल्ड के बाहर भी एक कोई वर्ल्ड है विच इज कॉल्ड इंटेलिजिबल वर्ल्ड, और उस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, वो सब अपने प्योर फॉर्म में अवेलेबल हैं। इफ आई
टॉक अबाउट एन एप्पल, यदि हम लोग एप्पल को डिस्कस करें, देखिए हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है और वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है, उसमें सर रेड एप्पल होता है, ग्रीन एप्पल होता है, येलो एप्पल होता है, सड़ा गला एप्पल होता है सर। तो बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं, एप्पल होते हैं। बट व्हेन आई टॉक अबाउट एप्पल, जब भी हम लोग एप्पल के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक आइडिया ऑफ एप्पल क्रिएट हो जाता है कि हाँ सर आप एप्पल की बात करें, दैट मीन्स आपके दिमाग में कभी बनाना नहीं आएगा, आपके दिमाग में सीधे क्या होगा सर, एप्पल का एक आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगा। तो उन्हीं को प्लेटो क्या कहते हैं, फॉर्म्स कहते हैं। आइए अब इस फिलोसॉफी को और फिलोसॉफी ऑफ फॉर्म को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहले तो आप इस डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सो प्लेटो टॉक्स अबाउट टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस, और वी कैन से अपीरेंट वर्ल्ड। एक वर्ल्ड होता है सर अपीरेंट वर्ल्ड, और एक दूसरा वर्ल्ड है कहीं पर विच इज कॉल्ड इंटेलिजिबल वर्ल्ड। ठीक है, अब इंटेलिजिबल वर्ल्ड है तो आपको इस वर्ड को देखते ही समझ में आ रहा होगा कि सर ऐसा वर्ल्ड है या ऐसी कोई दुनिया है जहां पर इंटेलिजेंस का कुछ ना कुछ तो रोल होगा सर। दैट इज वाई इसको क्या बोला उसने, इंटेलिजिबल वर्ल्ड। और वी कैन से वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, क्या बोलेंगे सर इसको हम लोग, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। नाउ प्लेटो आगे कहते हैं कि इस अपेरेंट वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हम लोग अपने सेंसेस के थ्रू देख पाते हैं, जितनी भी चीजें हम लोग यहां पर देखते हैं, दे ऑल आर जस्ट द शेडो ऑफ व्हाट सर, दे ऑल आर शेडो ऑफ इंटेलिजिबल वर्ल्ड। दैट मीन्स अगेन हम लोग यदि प्रीवियस एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो सर इस अपेरेंट वर्ल्ड में और इस मटेरियल वर्ल्ड में नंबर ऑफ एप्पल्स है सर, या फिर अलग अलग तरह के एप्पल्स हैं, बट उन एप्पल्स का एक प्योर फॉर्म कहां पर होगा सर, तो उन एप्पल का एक प्योर फॉर्म होगा सर कहां पर, इंटेलिजिबल वर्ल्ड में। फॉर्म और वी कैन से आइडिया कहां पर होगा सर, तो इंटेलिजिबल वर्ल्ड में होगा। ना देखिए अपेरेंट वर्ल्ड क्या है सर, तो द परफेक्ट एंड अनचेंजिंग फॉर्म ऑफ द अपेरेंट वर्ल्ड। ध्यान से देखिएगा इसको, द परफेक्ट एंड अनचेंजिंग फॉर्म ऑफ अपेरेंट वर्ल्ड इज इंटेलिजिबल वर्ल्ड। दैट मीन्स जहां पर चीजें अपने इटर्नल फॉर्म में है, जहां पर चीजें अपने क्या है सर, प्योर फॉर्म में है, जहां पर कभी जो चीजें हैं उनका जो फॉर्म है कभी चेंज होता ही नहीं है, वो कहां पर है सर, इंटेलिजिबल वर्ल्ड में है। और ये जो अपेरेंट वर्ल्ड है सर, व्हाट इज दिस, ये है क्या, सो अपेरेंट वर्ल्ड इज नथिंग बट जस्ट द imperfect and changing form of intelligible world। अपरेंट वर्ल्ड क्या है सर, तो अपरेंट वर्ल्ड एक इम्परफेक्ट फॉर्म है जहां पर कुछ भी अपने परफेक्ट फॉर्म में नहीं है। यहां पर जितनी भी चीजें वो सारी चेंजिंग है सर, वो क्या होती रहती है सर, वो चेंज होते रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगेन हम लोग उस एप्पल की बात करें, यदि मैं आपसे कहूं एप्पल, सो जब भी आपने एप्पल वर्ड सुना, जैसे ही सुना वैसे ही आपके दिमाग में एप्पल की एक इमेज आई होगी, एक फॉर्म आया होगा एप्पल का। अब वो एप्पल किसी भी तरह का हो सकता है, वो अगेन रेड एप्पल हो सकता है आपका, जैसा कि हम लोगों ने यहां पर देखा, वो एप्पल सर रेड एप्पल हो सकता है, वो एप्पल सर ग्रीन एप्पल हो सकता है, और वो एप्पल सर येलो एप्पल भी हो सकता है। बट जैसे ही मैंने एप्पल वर्ड कहा वैसे ही आपके दिमाग में इमेज आई एप्पल की, तो वो जो इमेज होगी आपके दिमाग में वही क्या होगा, एप्पल का एक प्योर अनचेंजिंग एंड इटर्नल फॉर्म होगा, जो कभी भी किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होगा उसी को। और ये जो ट्रू फॉर्म ऑफ एप्पल जहां पर है, उसी वर्ल्ड को यहां पर प्लेटो क्या बोल रहे हैं, इन इंटेलिजिबल वर्ल्ड। क्या बोला है प्लेटो ने सर यहाँ पे, उसी वर्ल्ड को प्लेटो ने कहा है इंटेलिजिबल वर्ल्ड। क्लियर है, सो इंटेलिजिबल वर्ल्ड अल्टीमेटली क्या है सर, परफेक्ट एंड अनचेंजिंग फॉर्म ऑफ अपरेंट वर्ल्ड। एंड अपरेंट वर्ल्ड क्या है सर, तो अपरेंट वर्ल्ड इज द इम्परफेक्ट एंड चेंजिंग फॉर्म ऑफ इंटेलिजिबल वर्ल्ड। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग स्लाइड में देखते हैं कि सर क्या कहना चाह रहे हैं प्लेटो। प्लेटो सेज द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, इज द विजिबल वर्ल्ड।
अब ये अपेरेंट वर्ल्ड को ही क्या कहा है इन्होंने, विजिबल वर्ल्ड कहा है, जिसको हम लोग अपने सेंसेस के थ्रू देख पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। विजिबल वर्ल्ड इज नो मोर देन द शैडो ऑफ इंटेलिजिबल वर्ल्ड। ये जो विजिबल वर्ल्ड और अपेरेंट वर्ल्ड है, ये इंटेलिजिबल वर्ल्ड के शैडो के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट क्या है, शैडो ऑफ इंटेलिजिबल वर्ल्ड है। नेक्स्ट लाइन में देखिएगा, प्लेटो कह रहे हैं इंटेलिजिबल वर्ल्ड इज परफेक्ट। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं दे ऑल आर इन परफेक्ट फॉर्म, ठीक है, प्योर फॉर्म में होगी, इटर्नल जो कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है, बियॉन्ड टाइम है ये, एब्सोल्यूट जो हमेशा रहेगी, ठीक है, जो हर जगह एक जैसी हो, जिसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो सकता, रियल एंड रियल वर्जन ऑफ विजिबल वर्ल्ड। दैट मीन्स विजिबल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें आप लोग देख पा रहे हैं, अल्टीमेटली इनका जो प्योर फॉर्म होगा वो कौन होगा सर, वो प्योर फॉर्म कहाँ होगा सर, तो प्योर फॉर्म होगा आपके इंटेलिजिबल वर्ल्ड में। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ब्यूटी। देखिए, अब प्लेटो के इस फॉर्म को समझने के लिए हो सकता है कि आपको यदि कहा जाए कि आपके लिए सबसे ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कौन है, ब्यूटीफुल इंडियन एक्ट्रेस कौन है, तो आप कहे सर कैटरीना कैफ है, कोई कह सकता है सर प्रियंका चोपड़ा है, कोई कह सकता है सर रानी मुखर्जी है। तो सबके लिए जो ब्यूटी होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। बट प्लेटो सेज कि जो फॉर्म ऑफ ब्यूटी होता है, आइडिया ऑफ ब्यूटी होता है, वो एक जैसा होता है। वो कुछ ऐसी कॉमन चीजें होगी जो आप इन सब में देख पा रहे हैं, दैट इज वाई आप इनको क्या बोल रहे हैं, ब्यूटीफुल बोल रहे हैं। प्लेटो आगे कहते हैं कि जो आइडिया ऑफ ब्यूटी है ये होता है नॉलेज, द रियल नॉलेज, एंड जो ब्यूटीफुलनेस है, कैटरीना कैफ इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस सर। दैट मीन्स क्या कि सर जो कैटरीना कैफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है ये आपका ओपिनियन है, यही ओपिनियन किसी दूसरे के लिए क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो प्लेटो अपनी फिलोसॉफी और फॉर्म में बहुत ही ब्यूटीफुली ब्यूटी और फॉर्म्स को और नॉलेज और ओपिनियन को क्या करते हैं सर, अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। कैसे, तो सर हमने एग्जाम्पल के थ्रू अभी देखा कि कैटरीना कैफ इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। ये क्या है सर, ये आपका ओपिनियन हो सकता है, बट जो ब्यूटी की एक यूनिवर्सल डेफिनेशन होगी वो क्या होगा, वो ट्रू नॉलेज होगा, वो इटर्नल होगा, और वो कहां पर होगा, वो होगा सर आपके इंटेलिजिबल वर्ल्ड में। आगे देखते हैं हम लोग, इज इन इट्स परफेक्ट फॉर्म बट ड्यू टू इग्नोरेंस। बट ऑब्वियसली हम लोग अपने रीजन का यूज नहीं करते हैं, वी कांट रीच देयर, हम लोग यहां पर पहुंच नहीं पाते हैं या पहुंच नहीं सकते, क्यों सर, ड्यू टू इग्नोरेंस। बट आगे देखिएगा, प्लेटो आगे बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी एलिगरी ऑफ केव में कैसे एक बंदा रीजनिंग के थ्रू उस इंटेलिजिबल वर्ल्ड तक पहुंचता है या उस ट्रुथ को, उस रियलिटी को जान पाता है, ये समझाते हो, बहुत प्यारे तरीके से समझाते हैं। सो आइए देखते हैं, प्लेटो ने थियरी ऑफ फॉर्म्स को समझाने के लिए और इस इंटेलिजिबल और वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है, और वो एग्जाम्पल क्या है, द एलिगरी ऑफ केव। ठीक है, अब एलिगरी ऑफ केव के थ्रू देखिएगा, अभी आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा होगा कि सर ये क्या बता रहे हैं आप, या प्लेटो ये कैसी बात कर रहे हैं कि कुछ चीजें जो है अपने ट्रू फॉर्म में है, कुछ चीजें जो है अपने ट्रू फॉर्म में नहीं है। आप जिस वर्ल्ड को देख रहे हैं ये तो चेंजिंग वर्ल्ड है, यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो अनरियल है सारी की सारी, वो रियल वर्ल्ड कहीं और है सर। तो ये सब बातें समझाने के लिए प्लेटो एक एग्जाम्पल यूज करते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ एलिगरी ऑफ केव। एक गुफा के थ्रू देखिएगा प्लेटो कितने प्यारे तरीके से अपनी थ्योरी ऑफ फॉर्म को समझाते हैं। तो आइए देखते हैं एलिगरी ऑफ केव क्या है सर। सो फर्स्ट आप मेरे साथ साथ इसको देखते चलिए, इस इमेज को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो बाउंडेड है चेन्स के थ्रू, जिनके हाथों में जंजीरें या बेड़ियां जकड़ी हुई है, और ये लोग एक दीवार के सहारे, एक वॉल के सहारे टिके हुए हैं। इनके सामने ये दिस इज द वॉल, इनके सामने क्या है सर, इनके सामने कुछ शैडो है, और ये लोग जो है थ्रू आउट देयर लाइफ सिर्फ और सिर्फ क्या देख पाते हैं, द शैडोज। बट सर इन शैडोज को ये लोग अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, एक लंबा टाइम हो गया इन शैडोज को देखते हुए इनको। दैट इज वाई वो इस शैडो को क्या समझते हैं,
रियलिटी समझते हैं, ठीक है, इसी को क्या समझने लगे सर, रियलिटी समझने लगे। बट वंस अपॉन अ टाइम, एक बार क्या होता है कि एक इंडिविजुअल कोशिश करता है अपने हाथ की जंजीरों को छोड़कर बाहर निकलने की, ठीक है। अब वो कैसे निकलेगा, कैसे जंजीर उसके हाथ से छूटती है, इसको हम लोग आगे देखें। और वो धीरे से करके क्या करता है, इस वॉल के पीछे आके देखता है, तो उसको पता चलता है देयर आर सम पीपल जिनके हाथ में क्या है, कुछ पपेट है। देखिएगा, आपको पपेट दिख पा रहे होंगे, उनके हाथ में क्या है सर, कुछ पपेट है। और इन्हीं पपेट की जो शैडो है, अभी तक ये लोग देख रहे थे, और उन्हीं शैडोज को ये लोग क्या समझ रहे थे, रियलिटी समझ रहे थे। अब इस इंडिविजुअल को ये बात समझ में नहीं आई, भाई यहां पर इतनी चीजें तो इसके आगे और क्या होगा। तो वो ग्रेजुअली क्या करता है, इस केव से बाहर निकलता है, और जैसे ही इस केव से बाहर निकलता है, वैसे ही वो क्या करता है, रियल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करता है। बट जैसे ही वो इस रियलिटी को एक्सपीरियंस करता है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक सन का इमेज ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग। जैसे ही वो इस रियलिटी को एक्सपीरियंस करता है, एकदम से उसको पेन होने लगता है। आप यदि एकदम से बंद कमरे में कैद रहिएगा, वो सडनली बाहर धूप में जाइएगा, तो सनलाइट की वजह से आपकी आंखें जो है उसमें पेन होने लगे, आपकी आंखें खुल नहीं पाएगी। तो जैसे ही इस बंदे ने फर्स्ट टाइम सर अपनी लाइफ में रियल वर्ल्ड को या रियलिटी को क्या किया, एक्सपीरियंस किया, वैसे ही इसकी आंखों में भी क्या होने लगा सर, पेन होने लगा, दर्द होने लगा। बट धीरे धीरे इस पेन को बर्दाश्त करते हुए ये बंदा क्या करता है, अपनी आईज को खोलता है, अपनी आंखें खोलता है, और तब जाकर एक्सपीरियंस कर पाता है इस रियल वर्ल्ड को। और उसको पता चलता है कि अभी तक जिस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे थे, जिस केव में हम लोग रह रहे थे, वो तो रियलिटी थी ही नहीं, वो क्या था, वो इल्यूजन था। बट हम लोग तो अभी तक क्या समझ रहे थे, उसी को रियलिटी समझ रहे थे, ठीक है। अब ये बंदा क्या करता है, ये बंदा वापस जाता है उस क्यूब में, और वापस जाकर के जो इसके साथ के लोग थे उनको समझाने की कोशिश करता है कि गुरु दिस इज नॉट द रियलिटी, ये सब रियलिटी नहीं है, रियलिटी कहीं इस केव से बाहर है। बट हम और आप क्या कर रहे हैं, ये जो शैडोज हैं, ठीक है, जो कि इल्यूजन है, थोड़ी देर बाद गायब भी हो जाएगी, इन्हीं को हम लोग क्या समझ रहे हैं सर, रियलिटी समझ रहे हैं। तो आइए मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको जो रियल वर्ल्ड है, देखिए इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, इंटेलिजिबल वर्ल्ड। यही क्या था प्लेटो का, इंटेलिजिबल वर्ल्ड। और ये क्या था सर, दिस इज नथिंग बट द विजिबल वर्ल्ड। यहां पर जितनी भी चीजें थी वो क्या थी सर, इल्यूजन थी, ठीक, वो जस्ट शैडोज थी सब, ठीक है। अब जैसे ही इसने जाकर के उन लोगों से कहा कि भाई ये सब क्या है, ये सब इल्यूजन है, ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी इज समथिंग एनीवेयर, या कहीं बाहर है इस केव से। तो अब जाके क्या करता है, जैसे उनको समझाने की कोशिश करता है ये बंदा वापस आकर के, वैसे ये लोग देखने लगते हैं उसको और कहते हैं कि गुरु हम बचपन से इन चीजों को देखते हुए आ रहे हैं, और तुम आज सडनली आकर के कह रहे हो कि भाई ये सब चीजें जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दिस ऑल आर इल्यूजन, शैडोज है ये, और रियलिटी कहीं बाहर है। जाकर उससे कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या भाई, तुमको इतना भी नहीं पता है कि जिन चीजों को तुम बचपन से देखते आ रहे हो, आज आकर तुम अचानक से कह रहे हो कि वही सब चीजें क्या है, इल्यूजन है, तो हम कैसे आपकी बातों को मान लें। तो वो लोग उसकी बात पर इनिशियली विश्वास नहीं करते। नाउ अब ये बंदा उनको बहुत समझाने की कोशिश करता है, देखो आपके पीछे ये जो लोग दिख रहे हैं आपको, कुछ बिलीफ मेकर्स हैं जो आपके बिलीफ फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जो भी रीति रिवाज परंपरा रस्में जो होती है, इनका बिलीफ होते हैं हमारे, और हम लोग एज इट इज उन चीजों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एंड देयर आर सम बिलीफ मेकर्स इन सोसाइटी जिन्होंने इस बिलीफ को फॉर्म करने में क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और हम उन बिलीफ्स को ही क्या कर लेते हैं सर, रियलिटी मान लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए इसको। सपोज कीजिए आप कोई मूवी देखने जाते हैं, और जब मूवी देखने बैठ जाते हैं आप, उन 3 घंटों में आप अपने आप को सलमान खान और शाहरुख खान समझने लगते हैं। तो इसमें हुआ क्या है सर, तो देखिए उस डायरेक्टर ने क्या किया है, आपको वो जो एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, ठीक है, सिनेमा का, उसको रियल वर्ल्ड की तरह आपको दिखाया, और आप उसको रियलिटी समझने लगे।
आप यदि हीरो मार खा रहा है तो आपको लगता है कितना पेन हो रहा है इसमें, ठीक है। आप, मैंने कहा ना कि आप अपने आप को सलमान खान शाहरुख खान समझने लगते हैं। सलमान खान शाहरुख खान कैसे सर? तो जैसे ही सलमान खान की शर्ट निकली वैसे ही आपके बाइसेप्स पे से ये होने लगेगा कि नहीं सर मैं भी ऐसी बॉडी बनाऊंगा, ठीक है, या फिर ऐसी लड़की से मेरी भी शादी होनी चाहिए सर। तो ये कैसे हुआ? उस डायरेक्टर ने आपको ये विश्वास दिला दिया, आपके बिलीफ को स्ट्रांग कर दिया, ये जो देख रहे हो वही क्या है? रियलिटी है। तो दिस ऑल आर बिलीफ मेकर्स। ये भी क्या करते हैं? हमारे बिलीफ को फॉर्म करने का काम करते हैं और हम उन बिलीफ्स को ही क्या मानने लगते हैं? रियलिटी मानने लगते हैं। क्लियर? अब ये लोग क्या समझ रहे हैं? इन्हीं शैडोज को रियलिटी समझ रहे हैं सर। अब जब ये लोग इसी को रियलिटी समझ रहे हैं और सामने वाला बंदा कंटिन्यूअसली इसको समझाते जा रहा है और इन लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए, आपको ये बात याद रखना है कि किसी के बिलीफ को तोड़ना या उसको चेंज करना इज नॉट सो इजी। आप किसी को यदि समझाने जाइएगा तो हिस्ट्री में हम लोग ऐसे कई केसेस मिलते हैं कि लोगों ने, जो बंदा सामने वाले को समझाने गया, उसी के अगेंस्ट कुछ स्टेप ले लिए, उसको कुएं में उल्टा लटका दिया, उसको मार दिया। तो वैसा ही इस बंदे के साथ भी हुआ जो वापस आके इनको इंटेलिजिबल वर्ल्ड को या रियल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करवाना चाहता है, जो इनको रियलिटी क्या है ये बताना चाहता है। और जैसे वो बंदा उनको समझाने गया वो लोग माने तो नहीं, बट अल्टीमेटली लोगों ने क्या किया? उसको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि अल्टीमेटली उस बंदे की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। नाउ यहां पर थोड़ा सा अब सस्पेंस खुलता है सर। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको कुछ कुछ ये स्टोरी सिमिलर लग रही होगी कि सर ये सेम चीज तो सोक्रेटिस के साथ में भी हुई थी कि सोक्रेटिस ने अपने नॉलेज के थ्रू, अपने विजडम के थ्रू लोगों के बिलीफ को ही तो चैलेंज किया था। लोगों ने क्या किया? अपने बिलीफ को तो तोड़ना पसंद नहीं किया, अपने आप को चेंज करना तो नहीं चाहा, बट अल्टीमेटली सोक्रेटिस को ही क्या कर दिया? मर्डर कर दिया सर, ठीक है। नाउ अब देखिए, ये पूरी की पूरी फिलॉसफी है ना, बेस मान सकते हैं आप इसको प्लेटो की सारी ही फिलॉसफीज का। कैसे सर? तो यही से प्लेटो अब अपनी फिलॉसफी ऑफ अ फिलोसोफर किंग देगा। फिलॉसफी ऑफ स्टेट ओरिजिनेट होगी यहां से कि वो जो बंदा वापस आया है ना, उसको एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उस केव में वापस लौटना नहीं है, अब उसको लौटना है एज अ फिलोसोफर किंग। जब वो एज अ फिलोसोफर किंग लौटेगा, जब वो एज अ मोनार्क वापस लौटेगा, तब जाकर वो लोगों को समझाएगा नहीं, तब जाकर वो लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि गुरु ये रियलिटी नहीं है, आओ आप मेरे साथ में बाहर चलो, मैं आपको रियल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करवाता हूं। क्योंकि लोग उसकी बात मानेंगे नहीं, लोगों के बिलीफ को चैलेंज करना आसान नहीं है और उन बिलीफ को तोड़ना क्या है? और मुश्किल है सर। सो अब ये आकर बोलेगा कि चलो अब मैं तुमको रियलिटी एक्सपीरियंस करवाएगा, अब मैं तुमको दिखाएगा कि रियल वर्ल्ड क्या है और ये जितनी भी चीजें हैं दिस ऑल आर इल्यूजन, ये सब क्या है सर? इल्यूजन है। तब जाकर लोग उसकी बात सुनेंगे और बाय फोर्स क्या करेगा? इन लोगों को उठा करके रियल वर्ल्ड में ले जाएगा, इन लोगों को रीजनिंग करना सिखाएगा, इन लोगों को अपने बिलीफ को चैलेंज करना सिखाएगा। तो होप कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी। आइए हम स्लाइड्स के थ्रू देख लेते हैं हम लोग कि क्या हो रहा है सर इसमें। सो देखिए, यदि आपको स्टोरी याद है तो हम लोगों ने कहा मैन इन चेन, कुछ लोग हैं सर जो चेन से बंधे हुए हैं। इस स्टेज को बोलते हैं द स्टेज ऑफ कंजेक्चर, जहां पर लोग अपने बिलीफ से बंधे हुए होते हैं, अपने रीति रिवाज जो होते हैं, परंपराएं जो होती है, उनकी बेड़ियां इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी इंसान उनको इजीली तोड़ना नहीं चाहेगा, उनको चैलेंज करना नहीं चाहेगा। द सेकंड स्टेज है मैन अनबाउंड इन द केव, मैन की जब चेन खुलती है तब अपने बिलीफ्स को क्या करता है सर? चैलेंज करता है। द थर्ड वन इज मैन आउट ऑफ द केव। थर्ड स्टेज में क्या हुआ सर? वो जो ह्यूमन था या मैन थे, उन्होंने क्या किया सर? अपनी रीजनिंग कैपेसिटी का यूज करके, अपनी रैशनल पावर का यूज करके, रैशनैलिटी को यूज करके धीरे से क्या होते हैं? उस केव से बाहर निकलते हैं। अब ये रीजन जो होगा उस बंदे में, ये एकदम से नहीं आएगा। इस रीजन को लाने के लिए उसको हम लोगों को एजुकेशन देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? एजुकेशन देना पड़ेगा। यहां से एक और फिलोसॉफी आती है प्लेटो की, द फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या था सर इनका। नाउ लास्टली बोलते मैन आउट ऑफ द केव, मैन आउट ऑफ द केव, इंसान जब उस केव से या गुफा से बाहर आ गया तब उसके अंदर क्या आया सर? अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल वर्ल्ड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटेलिजिबल वर्ल्ड,
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, तब जाकर वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ट्रू फॉर्म को समझ पाया है। स्टेज को क्या कहा हम लोगों ने? अंडरस्टैंडिंग। और इसे स्टेज को आप लोग कह सकते हैं द स्टेज ऑफ नॉलेज। उसको ज्ञान हुआ कि क्या सही है क्या झूठ है, ठीक है, और क्या रियल है और क्या फेक है या फिर क्या इल्यूजन है। तो ज्ञान हुआ कि इन सारे ही ऑब्जेक्ट्स का एक ट्रू फॉर्म कहां पर है सर? इंटेलिजिबल वर्ल्ड में है। अब देखो अपनी इंटेलिजेंस, दैट मींस अपनी रीजनिंग का यूज करके बंदा जब इंटेलिजिबल वर्ल्ड में पहुंचा है तभी जाकर उस वर्ल्ड को क्या कहा था हम लोगों ने? इंटेलिजिबल वर्ल्ड। क्लियर है? यहां से आपको पिक्चर क्लियर होना स्टार्ट हो गई होगी। नाउ चलिए अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे आंसर करना है। तो देखिए जब भी आपको फिलोसॉफी ऑफ फॉर्म्स है, ध्यान रखिएगा दो फिलोसॉफीज है, एक प्रीवियसली एमपीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है, फिलोसॉफी ऑफ मैटर एंड फॉर्म्स, ठीक है। तो फॉर्म्स एंड मैटर एंड फॉर्म्स जो है वो एरिस्टोटल की इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी। यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट द फिलोसॉफी ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म्स आर व्हाट? तो फॉर्म्स आर आइडियाज ऑफ प्लेटो। तो ध्यान रखना एरिस्टोटल और प्लेटो दोनों की फिलोसॉफी क्या है? अलग अलग है सर। सो देखिए अब आपको लिखना क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा आपको यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है, कि सर क्या इंटेलिजिबल वर्ल्ड है? इंटेलिजिबल वर्ल्ड क्या है सर? अपेरेंट वर्ल्ड क्या है सर? इंटेलिजिबल वर्ल्ड में चीजें किस फॉर्म में होती है सर? ना अपेरेंट वर्ल्ड में किस फॉर्म में होती है सर? इनको जब आप लिख दीजिएगा तब नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन आएगा कि आप क्या करेंगे? एलिगरी ऑफ क्यू बताएंगे, उनकी 4 स्टेजेस को बताएंगे कि कैसे जो ह्यूमन होते हैं वो चेन से बंधे होते हैं किसी भी केव में, फिर कैसे वो इससे अनबाउंड होते हैं, कैसे इस केव से रीजनिंग का यूज करके बाहर निकलते हैं, और लास्टली कैसे जब इस केव से बाहर हो जाते हैं तब उनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आती है। क्लियर ना? चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगली स्लाइड में समझेंगे इसको इन टोटल। देखिए अकॉर्डिंग टू प्लेटो मेन आर चेंड इन अ फिक्स्ड पोजीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था जितने भी लोग हैं तो एक फिक्स्ड पोजीशन में चेंड है, बंधे हुए सर, वेयर दे कैन सी ओनली द वॉल ऑफ शैडोज। जो लोग चेन से बंधे हुए थे वो जस्ट क्या देख पा रहे थे? द वॉल ऑफ शैडोज। सिर्फ वो सिर्फ उन शैडोज को देख पा रहे थे। उन शैडोज को क्या समझ पा रहे थे सर? वो रियलिटी समझ रहे थे। इन फ्रंट ऑफ देम for them that shadows on the wall are real and there is nothing out of this। उनके लिए वो शैडोज ही क्या थी सर? रियलिटी थी। और उन इल्यूजनरी शैडोज से बाहर दुनिया उनके लिए कुछ भी नहीं थी, जो था वही था उनके लिए। वन ऑफ देम अनबाउंडेड फ्रॉम द चेन। एक बार क्या हुआ? एक व्यक्ति उनमें से क्या हुआ? चेन से अपने आप को अनबाउंड करते हुए बाहर निकला एंड एक्सपीरियंस द सिचुएशन अगेंस्ट हिज बिलीफ। वाह भाई वाह, क्या हुआ? अभी तक जिन शैडोज को देखकर वो रियलिटी समझ रहा था उसके अगेंस्ट उसने अपने बिलीफ्स के अगेंस्ट एक सिचुएशन उसने क्या करी? एक्सपीरियंस करी। द सिचुएशन ऑफ रियल वर्ल्ड, द सिचुएशन ऑफ इंटेलिजिबल वर्ल्ड, ठीक है। अब इनिशियली तो उस जैसे ही रियल वर्ल्ड को उसने एक्सपीरियंस किया उसको पेन होने लगा, आंखों में भारी दर्द होने लगा, उसको संभाल नहीं पाया, पर ग्रेजुअली क्या किया? उसने अपनी आंखें खोली और उस रियल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस का, उसके मुंह से निकला वाह ताज, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? देन ही एक्सपीरियंस्ड द रियल वर्ल्ड थ्रू हिज रीजनिंग। देखिए जो हम लोगों ने थर्ड स्टेज में देखा था आ गया, कैसे एक्सपीरियंस किया सर? रीजनिंग एंड गेट अल्टीमेटली लिबरेटेड। और क्या होगा? पूरी तरह से लिबरेट हो गया, क्योंकि अब उसको किस चीज का नॉलेज हो गया? रियल वर्ल्ड का, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स का सम। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस लिबरेट हो गया सर वो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस या विजिबल वर्ल्ड से, एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। क्या एक्सपीरियंस कर लिया उसने? वर्ल्ड ऑफ आइडियाज को, जहां पर सब कुछ अपने ट्रू फॉर्म में होगा। वर्ल्ड ऑफ आइडियाज इन इट्स परफेक्ट फॉर्म, वेयर एवरीथिंग इन इट्स परफेक्ट फॉर्म। देखा हम लोगों ने, विच आर रियल, अनचेंजेबल, कॉन्सेप्चुअल एंड इटर्नल। कैसे होगा सर? वहां पर जो भी चीज होगी वो इटर्नल होगी, वो हमेशा के लिए होगी, वो कभी चेंज नहीं होगी सर। गॉट इट? तो आप लोगों को प्लेटो की फिलोसॉफी ऑफ फॉर्म समझ में आई होगी। थोड़ी सी टफ है बिकॉज दो अलग अलग वर्ल्ड्स की बात करते हैं हम लोग इसमें, बट एक दो बार यदि आप इस लेक्चर को देखिएगा तो इजीली इसको समझ जाएंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, जो जिस्ट ऑफ प्लेटोस फिलोसॉफी ऑफ फॉर्म्स है, वो यहाँ पर स्लाइड्स में आपके सामने दिया हुआ है। तो इतने ही वर्ड्स यदि आप कॉपी पेस्ट करके आ जाते एग्जाम में तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है सब। सो नेक्स्ट स्लाइड सेज इट टॉक्स अबाउट कैरेक्टर्स ऑफ आइडियाज। ये जो आइडियाज और फॉर्म्स है सर, उनके कैरेक्टर्स क्या है। जैसा कि हम लोग देखा, यदि सपोज कीजिए आपने स्लाइड नहीं देखी, आपको पता नहीं है व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द प्लेटोज आइडियाज और फॉर्म्स, तो आपको पता है प्लेटो के जो आइडिया है सर वो इटर्नल है, प्लेटो के जो आइडिया है सर वो अनचेंजेबल है, प्लेटो के जो आइडिया है सर वो रियल है। ये सब क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। प्लेटो के जो आइडिया है सर वो ट्रू है। तो इन्हीं कैरेक्टर्स को हम लोग को क्या करना है, मेंशन करना है। सो लेट्स सी, आइडियाज आर सब्सटेंसेस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर सब्सटेंसेस। देखिए यहां पर लिखा हुआ है द सब्सटेंसेस डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग फॉर इट्स रियलिटी। जो सब्सटेंस होता है उसकी एक इंडिविजुअलिटी होती है, उसको अपने आप को साबित करने के लिए किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो फॉर्म्स क्या थे सर, तो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं फॉर्म्स आर रियल, आइडियाज आर रियल। उसके अलावा जितनी चीजें वो सब क्या है, इल्यूजन है, वो चेंजिंग थिंग्स है। नाउ नेक्स्ट लाइन में लिखा आइडियाज आर यूनिवर्सल। ऑब्वियस सी बात है, आप इस वर्ल्ड में देखिएगा, किसी भी वर्ल्ड में देखिएगा, जो ट्रू फॉर्म ऑफ ब्यूटी है वो क्या होगा, हमेशा एक जैसा होगा। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के थ्रू और एक बात समझाता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए यदि आप नाइजीरिया में हो तो किसी भी नाइजीरियन पुरुष के लिए जो सबसे खूबसूरत महिला होगी वो सबसे डार्केस्ट महिला होगी। यदि भारत में है तो आपको ब्राउन या फिर जो इसका कलर जो होगा हम लोगों जैसा, वो लड़की सबसे सुंदर लगी। आप अमेरिका में है तो वहां का जो कलर होगा लड़की का वो आपको पसंद आएगा। दैट मीन्स जो फॉर्म ऑफ ब्यूटी है सर इस वर्ल्ड में, विजिबल वर्ल्ड में, वो तो चेंज होते रहता है, बट इंटेलिजिबल वर्ल्ड में एक प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी होगा जो अनचेंजिंग होगा। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि सर आइडियाज आर यूनिवर्सल। द आइडिया ऑफ ब्यूटी इज जस्ट द कॉपी ऑफ द ब्यूटी। देखिए यहां पर जितने भी आइडिया है ब्यूटी के, भाई किसी के लिए कटरीना कैफ सुंदर है, किसी के लिए प्रियंका चोपड़ा सुंदर है, वो जस्ट है क्या, दीज आर जस्ट द कॉपी ऑफ द ब्यूटी विच ऑलरेडी देयर इन द इंटेलेक्ट ऑफ मैन। इंटेलेक्ट ऑफ मैन क्या, इंटेलेक्ट ऑफ मैन इन द सेंस द आइडिया ऑफ ब्यूटी वो हमारे दिमाग में रहेगी, ठीक है, फॉर्म के या फॉर्म के रूप में वो आइडियाज हमारे दिमाग में रहेंगे। आइडियाज आर इटर्नल, जो कभी चेंज नहीं होंगे सर। कैसे नहीं होंगे, These ideas, Plato's ideas are timeless, टाइम के साथ में चेंज नहीं होंगे। They are beyond past, present and future. पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, कभी भी प्लेटो के आइडियाज चेंज नहीं होंगे सर। गॉट इट। नेक्स्ट देखिएगा अनचेंजेबल। प्लेटो के आइडिया क्या है सर, अनचेंजेबल है, कहीं पर भी चेंज, कभी भी चेंज नहीं होंगे। दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू प्लेस, पर्सन एंड टाइम। वो क्या होंगे, यूनिवर्सल होंगे। यहां पर लिखा है ना हम लोगों ने, यूनिवर्सल होंगे सर, वो अनचेंजेबल होंगे, उनमें कभी भी चेंज नहीं होगा। लास्ट देखिएगा एवरी आइडिया इज यूनिक एंड वन। यदि आप लोग कहें कि सर एप्पल का एक ही प्योर फॉर्म होगा क्या, तो यस, बिकॉज प्लेटो के लिए जो आइडिया या फॉर्म से वो क्या है, अपने आप में यूनिक है, उसे कहीं पर कॉपी नहीं रहेगी, ठीक है, वो अपने आप में यूनिक है, एक ही है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि सर उस इंटेलिजिबल वर्ल्ड में दो डेफिनेशन है ब्यूटी की, ऐसा कभी नहीं होगा, वो सिर्फ एक ही एक होगा, उसकी कॉपी मिल सकती है आपको कहां पर सर, विजिबल वर्ल्ड में। ओके ना, चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों को जो फिलोसॉफी ऑफ फॉर्म्स और आइडियाज है ये अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। आप यदि इसको दो एक बार देखिएगा लेक्चर को, तो इन केस यदि फर्स्ट टाइम में नहीं भी समझ में आई है, एक दो बार में समझ में आ जाएगी, बिकॉज थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है एज वी डिस्कस्ड बिफोर ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो देखिए नेक्स्ट एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए जिसको आपको आंसर करना है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप आंसर कीजिएगा 5 मार्कर क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। एमपीपीएससी की बात करें तो आपको 5 to 6 लाइंस लिखनी है सर, और यूपीएससी की बात करें तो आपको मैक्सिमम 100 वर्ड्स लिखने हैं सर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, और आंसर करके आप सिविल पांडा, कहां पर, सिविल पांडा के टेलीग्राम चैनल पर आपके आंसर की कॉपी सेंड कीजिएगा। यदि आप लोगों में से
10 स्टूडेंट्स भी इसका आंसर लिख के सिविल पांडा के टेलीग्राम चैनल पर सेंड करते हैं, तो इसका एक आइडियल आंसर क्या होना चाहिए सर इस क्वेश्चन का, वहां पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो सिविल पांडा के टेलीग्राम चैनल को क्या कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या, रियलिटी इज द शैडो ऑफ फॉर्म्स। वाओ व्हाट अ ब्यूटी, कितना प्यारा क्वेश्चन है सर। रियलिटी इज जस्ट द शैडो ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। कमेंट क्या करना है आपको, कमेंट करना है इस बात के ऊपर कि रियलिटी अल्टीमेटली कुछ नहीं है सर, वो क्या है, शैडो ऑफ फॉर्म्स है सर, जो रियलिटी विजिबल वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं। चलिए आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी, आज की क्लास को यही वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आप इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, सिविल पांडा के अगेन टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेंगे, और सिविल पांडा के टेलीग्राम चैनल पर ही आपको क्या मिल जाएगी सर, इसकी पीडीएफ फाइल भी मिलेगी। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए सिविल पांडा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।